अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत जो कि उसका आपे से बाहर होता जा रहा है गुस्सा, लेकिन उसको काबू में करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फौज, हमारे आर्मी चीफ, हमारी अवाम सब एक पेज पर है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी की बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, इवन के भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ था उसका रियल मास्टरमाइंड सिर्फ और सिर्फ मोदी था, जो कि अपनी वहां पर मकबूलियत खो रहा था। उसके लिए उसने एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव बनाया और जिसके बाद उसने ये पूरा ड्रामा रचाया। और उसके बाद इंटरनेशनली चाइना हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ ईरान खड़ा है, ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद है और हमने खुद दावत दी है बरतानिया को कि वो यहां पर आए, सालसी का किरदार अदा करे, अपना अहम किरदार अदा करे। अमेरिकन वजीर खारजा की जानिब से भी राब्ता किया गया है और कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरीके से दो न्यूक्लियर पावर के दरमियान जंग की सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन ये कहा गया था कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो उसको ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। और दरियाए चनाब का पानी जो है वो इंडिया की जानिब से बंद कर दिया गया है, एक तरीके से सिंध तास मुआहदे को ब्रीच किया गया है। अब पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में भी हंगामी तौर पर इजलास बुलाने के लिए कहा गया है ताकि जल्द से जल्द इस मामले को हाईलाइट किया जा सके, बताया जा सके कि भारत की हटदर्मियां किसी सूरत नहीं चलेंगी। और हमारे आर्मी चीफ वो हमेशा फ्रंट फुट पर जवानों के साथ खड़े हैं। आज भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने दौरे किए हैं और बताया है कि हम भारत की हर मजमूम कोशिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो इंक्लूडेड चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे स्ट्रेटेजिक हो, चाहे वो जियोग्राफिकली हो, चाहे हमें उनसे कोई रियल में कोई जंग करनी पड़े, हम हर वक्त तैयार है। यही से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और उसके बाद आगे चल के पॉलिटिकली भी क्या कुछ होता रहा है आज नेशनल असेंबली में, वो भी हम आज के प्रोग्राम में जो है इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, भारत की आबी जारहत वो छोटे छोटे डैम बनाकर ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ जो है वो बुरा तो कर ही रहा था, लेकिन अब दरिया चनाब का पानी डाइवर्ट करके रोक दिया गया है। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बाकी बचते हैं कि वो इसको, ख्वाजा आसिफ का बयान हमारे सामने है, प्राइम मिनिस्टर का बयान हमारे सामने है, बात बस बयानात तक रहेगी कि कुछ प्रैक्टिकली भी कुछ होगा? देखिए फिजा, भारत ने जब इस जंग का आगाज किया था तो सबसे पहले सिंध तास मुआहदे को उन्होंने सस्पेंड किया था और वजह यह थी कि पाकिस्तान के अंदर पानी का इशू बहुत हाईलाइट हो चुका था और सिंध के अंदर बाकायदा तौर पे इस पे धरने दिए जा चुके थे, सड़कें ब्लॉक थी। तो उसने क्या किया कि एक जख्म था, कौम डिवाइड थी, अवाम एहतजाज कर रही थी, तो उसको उसने हिट किया, टारगेट किया। नतीजा ये निकला कि हमने उसको ब्रेच किया, उसके ऊपर मरहम रखा, हमने वक्ती तौर पे नहरों का मंसूबा खत्म किया, लोग वापस चले गए और मामला ठंडा हो गया। लेकिन भारत ने प्रैक्टिकली वो साबित कर दिया कि अब दरियाए झेलम, दरियाए रावी और चनाब हैं तो पाकिस्तान के, कंट्रोल प्रैक्टिकली इंडिया के पास। यानी 87,000 क्यूसेक पानी से कम होके 3177 क्यूसेक पानी रह गया। राणा साहब पिछले प्रोग्राम्स में कह रहे थे कि जी ये पानी को टूटी थोड़ी है इंडिया बंद कर देगा, तो इंडिया डैम ऑफ सीरीज बना के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, उसके पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। पानी से आबी जारहियत से उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद रवायती जंग के ऊपर वो आया। अब रवायती जंग की डायनामिक्स सिर्फ ये नहीं होती कि आप उठा के बम मार दें, गोला मार दें, उससे पहले एक फिजा बनानी होती है। और वो फिजा क्या होती है, उसकी 3 लेयर्स थी। पहले एक प्रोपेगेंडा वार थी, सोशल मीडिया पे वो इंडिया हार गया बुरी तरह, हमारे सोशल मीडिया ने डोमिनेट किया, फिर रवायती मीडिया ने डोमिनेट किया, फिर प्रोपेगेंडा वार में इंडिया हार गया बुरी तरह से और उनके सारे तजियाकारों की चीखें प्रैक्टिकली निकली और एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी जंग होती है, वो भी इंडिया हार गया। इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा है, पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब इवन खड़ा है और दुनिया के और बहुत सारे, टर्की खड़ा कतर है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने इंडियन जो एलिगेशन थे उसको बाय नहीं किया। ये सारी सिचुएशन, उनसे कोई कितने करोड़ का मुआहदा किया? नहीं, वो मुआहदे तो चलते रहेंगे, लेकिन अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट से नहीं हटता। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारे जंग के इशू पे जो कश्मीर के अंदर भारत ने प्रोपेगेंडा किया, क्या उसने उसको समझा कि पाकिस्तान ने किया? नो। बिल्कुल, यूएनओ ने समझा? नो। अब आधी दुनिया कह रही है कि इस पे तहकीकात करवा ले, इंडिया भाग रहा है। जंग की बात हुई, हमारे सिपा सलार ने, हमारी फौज ने, हमारे लोगों ने
टका के जवाब दिया, इंडिया मोदी उस पर डिफेंसिव पोजीशन में चला गया। आज मोदी की गवर्नमेंट खतरे में है वहां पे। अगर वो इतना भी नहीं करेगा ना, मोदी आखिरी मैसेज ये दे रहा है कि मुझे स्पेस सेविंग दे दें, मुझे एक आधा मिसाइल मार के बॉर्डर के ऊपर इतना दे दें, इस पर रिएक्ट ना करना, इसकी भी पाकिस्तान इजाजत नहीं दे रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि आप एक मारेंगे हम 10 मारेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोदी प्रैक्टिकली जो करना चाह रहा था इंडिया, उसमें वो नाकाम हो ठीक हो गया और पाकिस्तान डोमिनेट कर गया और फिजा पाकिस्तान के हक में है प्रैक्टिकली। तो मोदी डिफेंसिव पोजीशन में चला गया। इतनी फिजा पाकिस्तान के हक में है राना साहब के मुजम्मती करारदाद जमा करवाने से पहले सब वॉकआउट कर गए हैं। वैसे तो अक्सरियत राय से जितने लोग थे उन्होंने मंजूर कर ही ली है। ये इतनी हमारी फिजा पॉजिटिव है कि इंटरनेशनली हम कह रहे हैं, ना हमारा डिफेंस मिनिस्टर, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर, ना हमारा कोई दूसरे मिनिस्टर्स, और हम जो है वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अच्छा, एक तो जो पीटीआई वाले भी नहीं थे वैसे। चुनाव की सूरत हाल है ना, हाँ, मैं तो पढ़ी लिखी बात करता हूँ, जो ऑन ग्राउंड चीजें होती हैं। अच्छा, 1960 में जो सिंतास मुआहदा हुआ था ना, उसके तहत भारत चुनाव का जो पानी है 1.7 मल्टी एकड़ रोक सकता था ओके, मुआहदे के तहत। उसके पास जो कैपेसिटी है वो है 0.7 पानी रोकने की, यानी 1 पॉइंट जो है अभी भी उसका हक है, लेकिन उसके पास वो गुंजाइश नहीं है रोकने की। ठीक है ना, पानी रोकना कोई ये नहीं है कि पानी ऐसे आ रहा है तो मैं को लाता खड़ी लगा दूंगा तो पानी रुक जाएगा। वो पानी जब रुकेगा तो इधर उधर जाएगा ना, डिवर्ट तो करना। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या आपके पास कोई गुंजाइश है कि आप उस पानी को रोक सके? ठीक है, तो जवाब है कि नहीं। अच्छा, अब ये फिर ये क्या है इसमें, जो मेरे भाई प्यारे भाई जुल्फकार राहत साहब फरमा रहे हैं ना कि प्रोपेगेंडा बड़ा मैटर करता है। उन्होंने अपनी कौम को कुछ तो बताना है, जिसमें एक बात यह भी है कि देखो जैसे पानी रोकता है, ठीक है, जबकि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। समटाइम बहाव कुछ हो जाता है, समटाइम सफाई ये वो 10,000 इश्यूज की वजह से वो रुक जाता है। अब आ जाए दूसरी बात ये कि जी हम पूरी कौम हम साथ खड़े हैं, ये हम कह रहे हैं मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें कहना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि वहां पे एपीसी हो गई है इंडिया में। सही है, हमारे यहाँ नहीं हुई है। हम इन कैमरा ब्रीफिंग के ऊपर हैं, ठीक है, क्यों नहीं हम एपीसी कर रहे? हमें किस चीज का डर है? क्या ये जो पाकिस्तान की रियासत है इसमें मुस्लिम लीग नून या उसके 4-5 जो लोग हैं यही सब कुछ मैटर करते हैं? क्यों नहीं बाकी जमातों को आप एतमाद में ले रहे? क्यों नहीं एपीसी बुलाते आप? तो अपोजिशन बुला, ठीक है ना, अपोजिशन बुला ले। तो अपोजिशन में कौन सा वजीर है भाई? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत अपोजिशन की जिम्मेदारी, ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये बीइंग प्राइम मिनिस्टर, इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि वो एपीसी बुलाएं, ठीक है ना। और अगर आप किसी एक जमात को ये नहीं हुआ तो आज तो मौलाना फजल रहमान ने भी वॉकआउट किया, उनके साथ बाकियों ने भी किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिशन है दे डोंट ट्रस्ट नौशहबाज शरीफ साहब, ठीक है, और वो निकल आए। पूरी कौम, फिर मैं दोहरा रहा हूं, हमारी पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। ना किसी की हिम्मत है कि वो इससे इनकार कर सके। हुकूमत भी खड़ी ठीक है, हुकूमत खड़ी होगी, मुझे नहीं पता हुकूमत का, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कौम की बात कर रहा हूँ। बताए हुकूमत मैं अर्ज कर रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ, ठीक है ना, वो दीवार नाल खड़ी है, उन्होंने लाके खड़ा किया, हिलना नहीं तुसी। लेकिन असल चीज ये है कि भाई आप सबको ले एतमाद में, अच्छा क्यों नहीं ले रहे? ऐसी क्या कबाहत है जो आप नहीं ले रहे? राना सनाउल्लाह ने कहा तो था कि अगर बुलाना पड़ा तो प्रोडक्शन ऑर्डर पे हम बुला लेंगे, माजी में ऐसे एग्जांपल्स हैं। देखे ना, बात ये है राना सनाउल्लाह ने कहा, राना सनाउल्लाह को तो मैं कहता हूं कि वन मैन इन द आर्मी, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर, जिसे मैं समझता हूं कि वो खड़ी बात करता है, दबंग बात करता है, उसके जो मर्जी कॉन्सिक्वेंसेज हो वो कह देता है। लेकिन असल बात ये नहीं है इमरान खान की, असल बात है कौमी यकजहती की। हाँ। अगर उसमें इमरान खान कहीं मैटर कर रहा है तो उसे बुलाना चाहिए। अनाओं की दीवार क्यों खड़ी की हुई हमने? ये पाकिस्तान की पूरी कौम का मसला है, पूरी रियासत मुत्तहिदा पाकिस्तान का मसला है। इसमें हम क्यों अनाओं की जंग में लड़े? पॉइंट इज राइट कि भाई क्यों, आखिर वजह क्या है? क्या पूरी हुकूमत, ये पूरी पॉपुलर लीडरशिप डरती है कि इमरान खान अगर एपीसी में आ गया तो क्या बनेगा? सवाल तो वैसे आपको पूछना चाहिए था। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, मुझे पूछना पड़ेगा क्या जी कि ये जो ब्रीफिंग हुई है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, पीटीआई ने क्यों बाइकआउट किया? किसने दी ब्रीफिंग? एक मिनट, मैं बताता हूँ। हाँ। जो तालो तारड़ के
उसने एक गवर्नमेंट ने ब्रीफ किया है, सबको ब्रीफिंग दी है और पीटीआई ने उसका बाइकआउट किया है। फलस्तीन का इशू हो, पीटीआई बाइकआउट करती है। कोई कौमी इशू हो, पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट। आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं थे? आपके डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं थे? आपके इंटीरियर मिनिस्टर क्यों नहीं थे? गवर्नमेंट ने एक स्पोक्समैन बैठाया। अब देखें ना, आप ऐसे ही सवाल कर रही हैं कि जैसे डीजी आईएसपीआर आए तो आप कहेंगे आर्मी चीफ साथ क्यों नहीं बैठे हुए? एक पूरे इदारे को एक शख्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो तारड़ साहब को उन्होंने जुम्मे किया कि आप गवर्नमेंट की तरफ से ब्रीफ करें, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। उसके बाद बाकी पार्टीज का काम बनता है कि वो वहां पे पार्टिसिपेट करें, लेकिन पीटीआई ने नहीं किया। इसका जवाब ये नहीं है कि आपका चूंकि फलाना नहीं तो हम भी नहीं। कौम का मसला है, नेशनल इशू है, जंग से ज्यादा कोई क्रूशल हालात हो सकते हैं नहीं। वैसे आपने डीजी आईएसपीआर के साथ अता तारड़ का कंपैरिजन करके उनका इदारे को एक ही बंदा रिप्रेजेंट करता है ना, गवर्नमेंट नहीं ऐसा होता है, सारी गवर्नमेंट नहीं करती। उनके गवर्नमेंट का स्पोक्समैन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है, उनके साथ होते हैं ना अहम तरीन इश्यूज के ऊपर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ब्रीफ कर रहा है। जब ये बैठ के ब्रीफिंग दे रहे थे तो वो गए हैं, लेकिन कुछ जरूरी नहीं होता। ठीक है, एक ही बंदा ब्रीफ करता है और ये हमेशा से ये स्टैंडर्ड है। लेकिन थोड़ा सा मामला चूंकि बड़ा सेंसिटिव था, उसमें वजीर दफा भी बैठ गए, बाकी लोग भी बैठ गए और 3-4 ब्रीफिंग्स की उन्होंने। अभी इस इशू के ऊपर अगर रियासत ने अगर डिसाइड किया तो इसका ये जवाब कतई नहीं हो सकता कि बाकी लोग ले आके आओ तो फिर असि आवांगे, नहीं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को वैसे इस पे रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा करना सब बैठे होते तो भी क्या पीटीआई होती? जी जी बिल्कुल, मैं अर्ज कर रहा हूँ। नहीं सिर्फ हाँ नाम में बताएगा, मैंने इनकी बात कंप्लीट ले ली। वो करा दें, फिर मैं तफसीली जवाब मेरा ख्याल वो दे देंगे बाद में जवाब जी। इस पे फिजा देखें, जो नेशनल इश्यूज हैं ये हमारे यहाँ एक रिवाज है और ये बड़ी बदकिस्मती है। ये मेरा इशू है, ये मेरा पानी है, ये मेरा सूबा है, ये मैं स्टेक होल्डर हूँ, ये मैं फलाना हूँ। हमारे यहाँ एक फैशन बन गया है इस मुल्क को बुरा कहना, अदारों को बुरा कहना, जुडिशरी की क्लास लेना। अगर फैसला आपके हक में नहीं आए तो कैंगरू कोर्ट्स है, अगर फैसला हक में नहीं आए तो ये बुरे जज हैं, हक में आ जाए तो अच्छे जज हैं। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। हम तकसीम है, कौम भी तकसीम है, सूबे भी तकसीम है, तकसीम दर तकसीम के अमल का हम शिकार होते चले जा रहे हैं। तो इस पे जो नेशनल इश्यूज हैं, बदकिस्मती से मेरा ख्याल उनको माफ कर देना चाहिए। उस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। ये मुल्क रहेगा तो सियासत चलती रहेगी। ठीक हो गया। ये मुल्क कायम दायम रहने के लिए बना है, अल्लाह इसको कायम दायम रखे। इस पे आपकी दिहाड़ियां भी लगती रहेंगी, आपकी सियासत भी चलती रहेगी, ये ओहदे भी मिलते रहेंगे। लेकिन मुल्क जब आपको पुकार रहा है उसमें कंडीशनें ना रखें, शर्तें ना रखें, उस पर लबैक है। वैसे राना साहब बात ठीक है। अब ये देखिए कि उधर आसिफ जरदारी भी अपने तरीके से लॉबिंग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी देखिए मेल मुलाकातें हो रही हैं। ईरानी जो है फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर है, फिर उन्होंने इंडिया जाना है। हुकूमत पूरी कोशिश तो कर रही है ना, पीटीआई क्यों नहीं साथ दे रही है इस इशू पर भी? एक ट्वीट करना आपको लगता है मोर देन इनफ है? आज सुन लीजिए ना कि आज बैरिस्टर गौहर का आप स्टेटमेंट पढ़ लें जो आज उन्होंने जारी किया, और उनका कि जी हम तो खड़े अपनी पाक फौज के साथ खड़े में, और किसी भी मौके पे जहां हमारी जरूरत हुई हम हाजिर है। ठीक है, अब पॉलिटिकल ऊपर जो भी है वो एक पॉलिटिकल वो है, लेकिन उन्होंने तो स्टेटमेंट क्लियर दी। अब एक और सुन लें, पिछले कोई 24-48 घंटे से इंडियन मीडिया इमरान खान के हवाले से बड़े गंदा, बड़े घटिया, बड़े जहरीला सा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जेल में उनके साथ से हो गया, ये हो गया, फेक न्यूज वो कर रहे हैं ना, फेक है या नहीं है, कर रहे क्यों कर रहे हैं? कि इसलिए कि उसका ट्वीट उन्हें चुभा है, उसका ट्वीट मैटर किया है, उसके ट्वीट ने उनके होश उड़ाए, उसके ट्वीट ने मोदी को जलील और रुस्वा किया है। तो इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं ना, नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा, मरियम साहिबा के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? इन्होंने करना ही नहीं है तो इनके होगा भी नहीं। इमरान खान का ट्वीट मैटर करता है तो सब कुछ हो रहा है ना उसके खिलाफ, ताकि लोगों में नफरत बढ़े, इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हो इस फेक प्रोपेगेंडे से। क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल फोर्स है तो वो पीटीआई है, और पॉलिटिकल फोर्स का कोई मालिक है तो इमरान खान है। जिसलिए उन्होंने इतना घटिया, अपनी जहनियत से भी घटिया, उनकी जितनी एक हिंदू बनिया की जहनियत घटिया हो सकती है उससे भी घटिया प्रोपेगेंडा किया उन्होंने। जी जी जी। क्यों किया है? क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान का जो ट्वीट है उसने दुनिया को हिलाया है। ठीक है, और ये लोग जो है, क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब ने अभी तक कोई ट्वीट किया? क्यों नहीं मरियम साहब ने अभी तक कोई ट्वीट किया? मरियम ने बयान दिया है, बयान जो दिया वो मैंने उस दिन दोहरा दिया मीडिया के सामने दिया ना। उसमें क्या कहा? क्या उन्होंने मोदी का नाम लेके कोई तनकीद की?
کیا انہوں نے یہ وہ کون سا علاقہ ہے اس کا نام لے کے کیا نام بتا دیا؟ پہلگام جو ہے، ٹھیک ہے میں تیز گام ہی سمجھتا رہا ہوں، پہلگام جو ہے اس کا نام لے کے کہا، انہوں نے کہا جی ڈرنا نہیں ہے بچوں، ہم یوں ہیں وہ ہیں۔ بھائی آپ کہیں مودی جو بکواس کرتا ہے، مودی جو ہے جھوٹا ہے، مودی اس دور کا ہٹلر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں کیوں نہیں کہتے آپ لوگ؟ کیوں سے ایسے منہ میں آپ نے گونگے ڈالی ہیں کہ آپ نہیں کہہ پاتے؟ آپ کو کون سی مسئلے ہیں جس کی وجہ سے آپ نام نہیں لیتے؟ وہ جیل میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ نام لیتا ہے، اس کے جواب میں انڈین میڈیا اس کے اوپر کتے کی طرح بھونکتا ہے، اکاؤنٹ بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اکاؤنٹ کی ایکسس نہیں ہے، اس کے اوپر کتے کی طرح بکواس کر کے بھونک رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ میٹر کر رہے ہیں، آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے کیونکہ آپ کو ان کو کسی طرح سے بودر ہی نہیں کر رہے۔ نہیں کیوں نہیں کر رہے؟ خواجہ صاحب کیا ہے؟ خواجہ صاحب کا آج کا بیان سنا ہے خواجہ آصف کا؟ جی خواجہ صاحب نے جو کہہ دیا نا، وہ تو ان کا بس چلے تو خواجہ صاحب کا ماتھا نہ چومے پیر چومے، جس میں انہوں نے کہا جی ہاں جی 30 سال تو سکھا رہے ہیں دہشت گردی امریکہ دے کہتے اے لو جی ساڑھے وزیر دفاع نے، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو یہ چیزوں کا فرق ہوتا ہے، پی ٹی آئی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ پاک فوج سے باہر چلی جائے، پی ٹی آئی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ سے باہر چلی جائے، لیکن یہ تو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کیوں نہیں بلا رہے؟ انڈیا نے بلا لیا آل پارٹیز کانفرنس، تو یہ کیوں نہیں بلاتے؟ بلائیں۔ اور یہ ایک اور جملہ سن لیں، لیکن جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کا معاملہ ہے نا، جب سے وہ سلامتی کمیٹی کے رکن بنے ہیں نا، تو وہ ایک قسم کا کابینہ کا حصہ ہے اس پولیٹیکل اس میں، اس کمیٹی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ بطور اکیلے ڈی جی آئی ایس پی آر بلائیں گے تو پی ٹی آئی کو جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بطور ڈی جی آئی ایس پی آر اگر بلائیں گے تو پی ٹی آئی کو جانا چاہیے۔ لیکن راج صاحب، وائی نواز شریف is still quiet؟ مریم نواز، ہمارے پرائم منسٹر تو بولتے ہیں لیکن اس طریقے سے گرج برس نہیں ہے جیسے بولنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک یہ مدعا لڑ رہے ہیں؟ میرا خیال جو میری انفارمیشن ہے، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اطلاع یہ ہے، جو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسپیشلی بلوایا گیا تھا جہاز بھیج کے باہر سے، انگلینڈ سے، اور جب یہ مودی والا یہ سارا سین ہوا اور مودی نے دھمکی دی پاکستان کو اور ان کو کہا کہ آپ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بیک ڈور ڈپلومیسی کریں مودی کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے ہمارے کچھ دوستوں کی خواہش ہے کہ وہ مودی کو گالیاں صبح اٹھ کے دیں، ناشتے پہ دیں، دوپہر دیں، شام کو دیں، ڈنر پہ دیں۔ وہ ڈپلومیسی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ گالیاں نہیں دے سکتے۔ ہر ملک کے اندر کچھ لوگ ڈپلومیسی کے لیے ہوتے ہیں، کچھ فرنٹ کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں اور کچھ بیان دے رہے ہوتے ہیں، کچھ سخت بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نرم بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جلسوں میں نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں نا، آپ کے چیف سپہ سالار للکار رہے ہیں بارڈر کے اوپر جا کے، وہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں، آپ کی فوج غزوہ ہند کی بات کر رہی ہے، ڈٹی ہوئی ہے بارڈرز کے اوپر، لیکن آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سپیس لے رہی ہے اور سپیس دے رہی ہے، دنیا کو انگیج کیا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ بات نہ کریں کہ جی آپ تحقیقات کر لیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کے کہنے پہ ترکی نے کہا، ایران نے کہا، رشیا آ گیا، کون سا ملک ایسا ہے کہ جو یہ بات نہیں کر رہا؟ تو یہ وکٹری ہے آپ کی، یہ آپ کی جیت ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی تحقیقات کروا لے تو انڈیا بھاگ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا، نیو یارک ٹائمز سے لے کے فرینچ میڈیا تک، سب کے سب کہہ رہے ہیں وہ فالس فلیگ آپریشن ہے، وہ سارا فراڈ ہے، وہ ساری 2 نمبر بات ہے۔ تو یہ کسی نے کوئی کیا تو ہوا ہے نا بھئی، آپ نے دنیا کے میڈیا کو انگیج کیا، دنیا کے ڈپلومیٹس کو کیا، آپ سفیروں کو بلا کے ملے، آپ آل دا ٹائم اسحاق ڈار صاحب پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، وہ بات کر رہے ہیں۔ اب کوئی کسی دوست کی خواہش ہو کہ اسحاق ڈار صاحب جو ایک باریش آدمی ہے، داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، کہ وہ بم باندھ کے خود کچھ بمبار بن کے بارڈر پہ کیوں نہیں گئے؟ جی ہمیں تو ان کو بارڈر پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہی وہ جس محاذ کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ اس سے بڑا کام ہے۔ اچھا، وہ ساری دنیا کو بیٹھ کے سفیروں سے انگیج ہیں، ہیڈ آف سٹیٹس سے بات کر رہے ہیں، تو ان کا ایک اپنا فرنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آرمی چیف دیکھیں نا، بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جو ان کا معیشت سے کیا تعلق ہے، جی ایس آئی ایف سی کا کیا، لیکن وہ سارے فرنٹ، ان میں کیپیسٹی ہے، وہ سارے فرنٹ کے اوپر لڑتے ہیں، رائٹ۔ تو اس لیے ریاست کے اندر مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں جس پہ لوگ مل کے کام کر رہے ہو، تو یہی ٹیم ورک ہوتا ہے۔ یہی ٹیم ورک ہوتا ہے۔ رانا صاحب، ویسے آپ ٹھیک بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کیوں نہیں بول رہا۔ ہیو یو چیک دا انڈین میڈیا؟ مودی نے بھی کوئی ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ نواز شریف پہ، مریم پہ یا شہباز شریف پہ نہیں دیا ہے۔ ہی از اونلی ہٹنگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اینڈ پاکستانی آرمی اینڈ آرمی چیف، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کوئی اس طرح نہیں ہے کہ نواز شریف کا نام لے لے کے وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں۔ ایکچولی واٹ از ڈپلومیسی؟ آپ بیہائنڈ دا کرٹن اگر کسی سے وہ کر رہے ہیں
नेगोशिएशन, तो आपका एक फेस पॉलिटिकल भी तो है ना, अवाम आपकी तरफ देख रही है ना, आप अवाम को आपके किसी स्टेटमेंट की जरूरत है ना, मोरल हाई करने के लिए आपकी बात की जरूरत है ना, तो क्या इंडिया चूचक आका उसे नहीं पता कि अगर आप कोई बयान दे रहे हैं तो इसका मकसद अवाम का अपने पूल की अवाम को करना एंगेज। लेकिन वहां का मीडिया भी तो कह सकता ना, देखें जी आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं। यहाँ पे जुल्फकार राहत को पता है, इंडियन मीडिया को नहीं पता कि डिप्लोमेसी हो रही है। हाँ। ठीक है, उन्होंने तो किसी ने भी आज तक क्लेम नहीं किया, आपको पता है सर। ठीक है ना, इंडियन मीडिया में से किसी ने अभी तक क्लेम नहीं किया कि जी कोई डिप्लोमेसी हो रही है। राइट। ठीक है, ये सिर्फ हमें जो नवाज शरीफ साहब को फेस सेविंग देने के लिए कह रहे हैं कि जी डिप्लोमेसी हो रही है, इसलिए वो खामोश है। चलो ओके, आई एग्री कि वो हैं, तो मरियम साहिबा को 2-3 बड़े तगड़े किस्म के ट्वीट देने चाहिए ना, या फिर आप इसका मतलब ये हुआ जो मेरे भाई जुल्फकार राहत ने पिछली दफा थ्योरी दी थी कि जनाब ये लोग आर्मी चीफ साहब की मकबूलियत से खौफजदा हैं और ये इसलिए नून लीग वाले। अच्छा, मैंने नून लीग का नाम नहीं लिया। किसका लिया था आपने नाम? अपने अल्फाज अच्छा, मेरे मुंह में ना डाला करे। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। मैंने कहा अगर कोई भी से क्या मतलब है? कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ कर रहे हैं, मसलन कौन? वो तो पीटीआई सबसे ज्यादा कर रही है। मसलन वो उसने तो दोनों दफा करने की कोशिश कर रही है, जिसने कंप्लेंट सोशल मीडिया के ऊपर। उनके तो चेयरमैन ने ट्वीट कर दिया, चेयरमैन ने किया। आप मुझे ये बताएं, तो लगे हुए हैं ना सारे। आप ये समझ सब पीटीआई खौफजदा है वाले शतुंगड़े सारे लगे हुए हैं। सब पीटीआई खौफजदा है, आप ये समझ रहे आर्मी चीफ की हैं? मकबूलियत से आप ये समझ रहे कि पीटीआई सब खौफजदा है? मेरा ख्याल है क्रिटिसाइज वही कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई खौफजदा नहीं है। अच्छा, चलें बताएं। साथ मिलके काम कर रहे हैं। काश मैं अब उस दिन का क्लिप निकाल के वाले तो साथ मिलके काम, काश मैं उस दिन का क्लिप निकाल के आवाम को दिखा सकता कि आपने ये कहा था कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस जो है ना खौफजदा है। हर मामले का क्रेडिट उन्हें देते हैं सिपहसालार। माशाल्लाह, वो तो क्रेडिट की छोड़े भाई, मैं देखे इससे अच्छी मैंने हम आगे कहीं नहीं देखी कि इसाक डार साहब को वो जो चिट लिख के देते हैं वो एग्जैक्ट वो एज इट इज पढ़ भी देते। मैं मतलब इस हामंगी से इनकार नहीं कर सकता। इसमें कौन सी गलत बात है? हो सकता है कोई पॉइंट उन्होंने मिस कर दिया, उन्होंने चिट क्यों गई है, यानी वो इमरान खान के पास जाए तो ठीक है, उनके पास जाए तो बुरी। असल में वो उठा के साइड पे रख देता था, चिट्ठे पढ़ते नहीं है, मसला ये है। ब्रेक पर मुझे जाना है, यहीं से हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। पाक भारत कशीदगी को कम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एंटोनियो गुटेरेस रोज कोई ना कोई बयान देते हैं कि मामलात को हल किया जा सके। उधर हमारी नेशनल असम्बली के अंदर भी करारदाद मंजूर कर ली गई है, मुजम्मती करारदाद। वैसे मुजम्मती करारदाद से आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नेशनल असम्बली से एक पॉलिटिकली मूव तो किया गया है ना, जिसमें मुजम्मती करारदाद जो है वो पास करवाई गई है और भारत को जो है वो एक करारा जवाब देने की भरपूर तैयारी की जा रही है। तो राज साहब, वैसे हम जैसे पहले ब्रेक में बात कर रहे थे एपीसी के हवाले से, और पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमें बुला लेनी चाहिए। और याद है जो हमने आई थिंक ये लास्ट वीक के एंड पे जब किया था राणा साहब, जब 19 मिनट्स की मोदी ने एक की है, मतलब वो मीटिंग की है और मीटिंग में ये फैसला किया है कि आर्मी को फ्री हैंड दे दी है, इजाजत दे दी है कि वो जो करना चाहते हैं करें। मजे की बात है कि पूरा हफ्ता गुजर गया, अभी तक उनकी आर्मी की हिम्मत नहीं पड़ी। वाई? बिकॉज हमारी आर्मी उनको जवाब देने के लिए इस मोदी ने तो कह दिया, हाँ। लेकिन आगे जो ऑपरेशनल तैयारियां थी उस पे सारी आर्मी की जो क़यादत थी उसने हाथ खड़े कर दिए। 4 बड़ी मेजर तब्दीलियां करनी पड़ी। अजीत डोवल को चेंज करना पड़ा, जो मंजा हुआ उनका एक नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट था, उसकी जगह वो जनरल एक और साहब हैं जनरल राणा, उसको लाया गया। फिर राक एक साबक सरबरा को लाया गया एक दूसरी पोजीशन सदर्न कमांड पे। फिर उसके बाद एक जनरल राणा है, उसको उठा के फेंक दिया गया। फिर रा के सरबरा को चेंज कर जनरल राणा साहब की वजह से इतना तरह गर्मी से होगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये नीचे ऑपरेशनल सूरत हाल है। मोदी साहब को जब ये एक अरसे के बाद ये सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, जज्बात अपनी जगह होते हैं, जंगे कैलकुलेशन से लड़ी जाती हैं, जज्बात से नहीं लड़ी जाती। मोदी साहब ने तो नारा मार दिया कि मोदी साहब को पॉपुलैरिटी चाहिए, चूंकि इंडिया के अंदर वो बिल्कुल अनपॉपुलर हो गया। राइट, पॉपुलैरिटी चाहिए। पॉपुलैरिटी का नतीजा ये निकला कि नीचे से उसको रा ने कहा कि हम नहीं लड़ सकते। उसकी जो एयर अपना सारी कमांड थी फजाइया की, वो सारी की सारी ने कहा कि जी हमसे पाकिस्तान बहुत सुपीरियर है, तो जहाज ही बड़े हमसे बहुत सुपीरियर। जहाज उनके ज्यादा है, नंबर में ज्यादा है, टैंक भी ज्यादा है, तोपे भी ज्यादा है, बजट भी ज्यादा है। इसके बावजूद उन्होंने कहा जी कि वो बहुत सुपीरियर है पाकिस्तान, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, राइट, चाइना बीच में आ गया, ईरान आ गया,
टर्की आ गया, और सबसे जो बड़ी बात है जिससे इंडिया भागा है, 7 रियासतें ऐसी हैं जो बांग्लादेश के एक बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। बांग्लादेश वहां से रास्ता सिर्फ काट देना तो 7 रियासतों का बिल्कुल ताल्लुक इंडिया से खत्म हो जाता है। अच्छा। तो वहां बांग्लादेश खड़ा हो गया। बांग्लादेश और चाइना इस वक्त सेम पेज के ऊपर है। राइट। चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक बहुत क्लोज ताल्लुक बन चुका है। और बांग्लादेश के अंदर जहां पे इंडियन प्रॉक्सी थी, इंडिया के खिलाफ आज मुजाहरे हो रहे हैं, और वहां पे उन्होंने अपनी फौज को अलर्ट कर दिया है, अपने बैरी बेड़े तक अलर्ट कर दिया है। जैसे ब्रेक से पहले राणा साहब ने ये पॉइंट उठाया था कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है इमरान खान के अगेंस्ट कि उनको शायद ही हैज बीन रेप्ड इन द जेल। यहां पर रहने वाले लोग जैसे मौका मिल गया, जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है, वो उसको कैसे ट्वीट और कैसे उसको व्हाट्सएप पे मैसेजेस किस किस्म के बनाए मैं तो कहता हूं ये मामला, उनकी टॉप से रिपोर्ट्स उनकी सारी इस किस्म की आ गई हैं, डीएनए रिपोर्ट सब आ गई हैं फेक। बात सिर्फ इमरान खान की हो या नवाज शरीफ की हो या किसी की भी हो, मैं बात करूंगा कि देखें टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। अब देखिए टाइम कौन सा मुल्क के ऊपर जंग लगी हुई है, और हमारे लोग, और आप तमाशा क्या कर रहे हैं। राइट। और जो ट्रोलिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनको भी कहता हूं, जो नहीं बोलते राणा साहब के बकौल, मैं उनको भी कहता हूं, आज इस मुल्क ने, मैं अगेन कहूंगा कि इस मुल्क ने आपको इज्जत दी, पासपोर्ट दिया, शनाख्त दी, पैसा दिया, ओहदे दिए। हाँ। आज ये मुल्क आपसे कुछ मांग रहा है, ओ भाई इस पे भी आप कीड़े निकाल रहे हो कि वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे होगा, ये मैं उसकी बात नहीं मानता, मैं ऐसे। ओ भाई सीधी सीधी बात है, इंडिया से आने वाली गोली वो पीटीआई को पहचान के नहीं लगेगी। सही है। वो सुन्नी को भी नहीं लगेगी, वो बरेलवी को भी नहीं, शिया को भी नहीं, अहले हदीस को भी नहीं, वो सीधी पाकिस्तानी को लगेगी। तो आप देखें कि बॉर्डर का आपने किस तरह हिफाजत करनी है। आपने एज ए पाकिस्तानी खड़े होना है, तो फिर एज ए पीटीआई या एज ए नून लीग खड़े नहीं होना। सही है। और आखिरी बात जो राणा साहब बात कर रहे हैं, ये लॉजिकली ठीक है कि एपीसी बुलाने में क्या हर्ज है, सबको बैठाएं, सबको बुलाएं, एक मुश्तरका मैसेज इंडिया को दें। राइट। वहां पे तो डिवाइड है इंडिया के अंदर, पूरी अपोजिशन उसकी क्लास ले रही है, वहां पे उसकी गवर्नमेंट खतरे में चलेगी। हाँ जी। इस ड्रामे के बाद मोदी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सका उस ड्रामे को, तो वहां पे उसके लिए बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन है। तो पाकिस्तान को सिचुएशन चलना चाहिए। सही है। घर जब आपका इन ऑर्डर नहीं होता, आप दुश्मन से नहीं लड़ सकते। आपका घर कमजोर होता है तो दुश्मन तगड़ा होता है। घर अगर ठीक करेंगे तो दुश्मन से मुकाबला करेंगे। हाउस इन ऑर्डर, हमारा तो हाउस इन ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले तो हमारा क्वारम ही पूरा नहीं है, उसके बाद हाउस इन ऑर्डर पूरा हो जाए। आपको गिवन सर्कमस्टेंसेस में क्या लगता है कि इसमें, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर का बयान में देख रही थी, उन्होंने इंग्लैंड से रिक्वेस्ट की है कि वो आए और इस मामले में सालिस बने और मामलात को ठीक करें। Who is going to be the negotiator? कौन हमारे मामला ठीक कर सकता है? जंग तो नहीं हो सकती। अंतोनियो ने तो आज फिर दोबारा दोहराया है, अब से कुछ देर पहले ही उनका बयान आया और उनका सालसी की पेशकश उन्होंने की है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि अगले 24 घंटे में पाकिस्तान सलामती कौंसिल के अंदर जा रहा है और जाके वहां पे भारत की दहशतगर्दी के जो सबूत है वो पेश करेगा। पानी वाले इशू पे भी बोलेगा, और पानी वाले इशू पे भी बोलेगा। भारत ने, जब ये हमने टेबल की मीटिंग की, तो भारत ने कोशिश की कि वो रुक जाए, लेकिन वो वहां पे उसे नाकामी हुई और पाकिस्तान का मौकफ को दुरुस्त माना गया। एक अच्छी पॉजिटिव चीज है, हमने वो अच्छा गेन किया है। दूसरे ये कि जो जिस तैयारे पे उन्हें बहुत नाज था, राफेल पे, कहा यह जा रहा है कि जब वो पाकिस्तान की हदूद की तरफ आ रहा था तो आला फे सडन उनका सिस्टम जैम हो गया और वो अभी तक परेशान है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास जिसने वो सिस्टम जैम कर दिया। टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अच्छा, अगला सुने, उनका बहरी बेड़ा जो था, जो पाकिस्तान की तरफ रश कर रहा था, लेकिन जब पाकिस्तानी बहरी अफवाज ने उन्हें वार्न किया कि भाई इस पासे ना आना, तो उनके पायना से सैर करना निकले सा परले पासे चले। लगता है आप मीम्स बहुत देख रहे हैं जंग पे। तो वो उधर से वो भी उस तरफ निकल गए, कर दिया। अच्छा, अब मैं एक बात आपसे कहूंगा, जो देखे आपने भी कही और जुल्फिकार साहब ने भी कही कि वहां पे जो उनकी अपोजिशन है और उनका मीडिया, वो मोदी का चेहरा बेनकाब कर रहा है। Not the media, because Indian media is a lap media. Yes, but most few of them they are exposing मोदी, ठीक है ना। लेकिन मैं हैरान हूं कि उन पे अभी तक कोई मुकदमा गद्दारी का नहीं बना। उन जमातों को ये नहीं कहा गया कि ये वतन दुश्मन है, इस मुश्किल मरहले पे मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये तो बड़े दुश्मन हैं हमारे, ये तो वतन से मोहब्बत। भाई, हर शख्स का हक है कि वो अपना नुक्ता नजर, चाहे वो हक में या मुखालफत में, बयान करे। इसी का मतलब जमहूरियत होता है ना। अच्छा, ठीक है ना।
उस जमहूरियत का मतलब ही ये है कि आप एक चीज सही नहीं समझे, आप कहें कि ये गलत है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे दें अपना। हाँ, लेकिन अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे भारत कभी इस तरफ का रुख करेगा, तो फिर ये बात जुमला है ना कि जी को गोली ये नहीं देखेगी कि पीटीआई वाले या नून लीग वाले, इसी तरह वहां पे जो हिंदू फौजी है उसे भी ये नहीं पता चलेगा कि नून वाला या पीटीआई वाला, हम सब जूतियां मारेंगे उसे, हम मिलके जूतियां मारेंगे, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, जहां पे मामला पाकिस्तान का आ जाएगा वहां पे कोई सियासी नजरियात नहीं है। और ये जो कह रहे थे ना कि वो जनरल राणा, इन्होंने जो वो भी राणा अगर गरम है, राणे तत्ते ही चंगे लगते ने, ठीक है ना। ठंडे जो है ना वो लोग अच्छे नहीं होते, तत्ते ही जो दिल में है आप कहें, नडर होके कहें और बिल्कुल किसी मुनाफकत से बाहर निकल तो पहले कहते हैं राणा सनाउल्लाह ये है हमारे मूंछों के बगैर, एक वो राणा सनाउल्लाह। मैं तो कहता हूं कि राणा सनाउल्लाह अभी कहा है कि वो एक इस पूरी फोर्स में एक बंदा है जो बात कर सकता है और करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ख्वाजा आसिफ को लाइट ना ले आप, ख्वाजे को आपने ऐसे ही कर दिया। ख्वाजा साहब भी ग्रेट है जी। बात यह है, मैं ना ख्वाजा साहब से मेरा कोई लेना देना ना किसी से, मैं तो ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान का केस खराब करेगा ना, वो ख्वाजा है पावे कोई है, मैं तो उसके खिलाफ बात करूंगा, ठीक है। अगर आप एक क्रिटिकल मौके के ऊपर ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान 30 साल से ऐसा करता रहा, दहशतगर्दी का हिस्सा बना रहा है, तो आई विल डेफिनेटली मैं तो उसके खिलाफ बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तानी मुफाद को, यही बात किसी पीटीआई वाले ने कही होती तो अब तक क्यामत मच गई होती इस मुल्क के अंदर, पता नहीं क्या हो गया होता। मैं आपको वही बता रही हूँ, उनका जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बोला था, वो पूरा इंटरव्यू अगर आप सुने ना, हमने वो बात पिक कर ली, बात ये है वो बात पिक हो गई। मेरे प्यारे भाई जुल्फकार कहें कि जी तो उसका यही सब पसंद आया नहीं, लेकिन बात उन्होंने कही, सुन तो ले, अगर मेरे प्यारे भाई जुल्फकार ये कहें कि इस्तार राना झूठ कम बोलता है और मैं शायर पूरा बोलता, तो लोगों ने कहना है एन ने मान लिया कि मैं पूरा बोलना, ठीक है। लोगों को इससे गर्ज नहीं है कि मेरे मुतालिक क्या है, मामला इसके उल्टा, ठीक है ना। वो तो खैर दूसरी बात नहीं, वो तो एक मिनट नहीं, दूसरी बात नहीं, पहली बात वो तो हमारे देखने वाले खुद फैसला कर लेते कि कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना मुनाफिकत से बात कर रहा है और कौन कितना सच्चाई को छुपा रहा है, ठीक है ना। मैं एक जनरल बात कर, आप इसे अपने पे ना लें, ये फैसला देखने वाले को करना है, अपना ओपिनियन है जो कि आप दे रहे हैं, ठीक है, और ये फैसला देखने वाले ने करना है, हमें इससे क्या भाई। बिल्कुल सही बात। चलो राना साहब और भी कुछ कहना तो कह लें। नहीं बताइए जी, आप क्या कह रहे थे। मैंने क्या कहना है भूल गया। अब जो पानी बंद हुआ है ना, अच्छा, इस पे राना साहब जैसे फिलासफर ने आज मशवरा दिया, उन्होंने बगियाड़ जेल में जो बंद की है उनकी, तो उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट की वायर जा रही है ना आपके समुद्र एरिया से, अच्छा, उसको 2 गोताखोर भेजो, उसको काट दे। इंडिया से बदला लेने का यही एक बेस्ट तरीका है। अच्छा। तो इस पे भी गौर हो रहा है। हमारी तो वैसे नहीं, किसी शार्क को ही कह दें, हमारी तो वैसे अक्सर शार्क काट जाती है, किसी शार्क को नहीं, इस दफा टीम जा रही है, मुनाफिक टीम जा रही है। अच्छा, मुनाफिकों की टीम जा रही है और वो कह रही फाइबर ऑप्टिक्स को काट दें, फिर उसके बाद अच्छा, ये वैसे बड़े आई मीन मीम्स के हद तक नुकसान तो हो सकता है बहुत ज्यादा, ठीक है। मीम्स के मैं वही कह रही हूँ कि अब जैसे मैंने भी एक मीम देखी थी कि अब पाकिस्तान का पानी बंद ना करें, इंटरनेट इंडिया बंद करके देखना पूरी कौम मरने वाली हो जाएगी, अगर मारना तो पूरी कौम को। इस तरह की मीम्स तो सोशल मीडिया में बहुत आ रही है, थोड़ा बी रियलिस्टिक, एग्जैक्टली। ये देखिए, पाकिस्तानी अवाम से भी अपील है कि ठीक है आप उसको एक फन के तौर पर लेकर जा रहे हैं, एक मजाक में, एक लाइटर नोट में, बट ये एक न्यूक्लियर पावर, दोनों कंट्रीज और उनकी न्यूक्लियर पावर में अगर ऐसा कुछ होता है, खुदा न ख्वास्ता नुकसान होगा। जंग कभी भी सोल्यूशन होती नहीं है, बट अब ये देखिए, मैं पॉलिटिकली भी इसको थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ। जंग की तो हम बात कर रहे हैं, दूसरा ये कि 9 मई के हवाले से आज 20 मुकदमात जो हैं, 20 लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं, जुर्माने भी आयद किए गए हैं। तो ये क्या बरसी की तैयारियां 9 मई की हो रही थी जो उससे थोड़ा देर पहले फैसले सुनाए गए हैं? बरसी वाला ही मामला है, लेकिन चीजें मेरा ख्याल है काफी टाइम गुजर गया था, अब तक चीजें ठंडी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसको ठंडा ना होने देने में भी हमारे कुछ दोस्तों का रोल है। जैसे पीटीआई के जो बेनिफिशियरी हजरात हैं, कोई यूट्यूबर टाइप, तो वो खासा चूंकि उनकी दिहाड़ियां लग रही हैं, पैसे वैसे उनको मिल रहे हैं, वो काम को ठंडा नहीं होने दे रहे। अब तक ठंडा हो जाता, जैसे मैंने कहा था कि अब टाइमिंग ऐसी थी, अब टाइमिंग लड़ाई वाली है नहीं, इस टाइम पे चीजें बेहतर हो सकती थी और ये एक अच्छा मौका था। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी भी कुछ लोग एजेंडे के ऊपर हैं और बानी पीटीआई तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, अभी भी उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं
کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اندر سکون کریں اور ان کی بات داڑیاں شڑیاں لگتی رہیں. بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں, بہت سارے لوگ بکے ہوئے ہیں, میں بے مانگے دوہل کہہ رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹھنڈی نہیں ہونے دے رہے. ٹھنڈی نہیں ہونے دے رہا. رانا صاحب میں جب بریک کے بعد واپس آتی ہوں پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں, سویلین کورٹ والا معاملہ بھی چل رہا ہے جی, سویلین کورٹس میں چلیں گے کیسز یا پھر فوجی عدالتوں میں, اس پر تمام تر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا. بریک کے بعد ان اپیلوں کا فیصلہ آپ کو بتاتے ہیں. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ان اپیلوں پر جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اگر فیصلہ اس کے حق میں آ جاتا ہے تو آلریڈی سزائیں تو ہوئی ہیں, آج بھی 20 لوگوں کو ہو گئی ہیں. اگر اس کے اگینسٹ آتا ہے پھر ان سزاؤں کا کیا ہوگا, یہ ایک بڑا, رانا صاحب اس کو بڑا ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑے گا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی نیوز دے دوں کہ اسٹیٹ بینک نے جو شرح سود ہے انٹرسٹ ریٹ, اس میں مزید 1% کی کمی کر دی گئی ہے. مہنگائی کمی ہوتی ہے تو پھر انٹرسٹ ریٹ نیچے جاتا ہے. میں نے کہا رانا صاحب سے بات کرنے سے پہلے رانا صاحب سے کہہ دیں کہ رانا صاحب اب مان لیں اب تو پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے. نہیں, اچھی بات ہے. شرح سود اگر نیچے آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی جو کاروباری لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا. ہم بھی جب کاروبار شروع کریں گے تو ہمیں بھی ہو جائے گا, ہم تو ابھی تنخواہ کے اوپر ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا نا, دیکھیں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جو یہ بینچ ہے ذوالفقار راحت, یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہوگا. اس کے اثرات پاکستان کی سیاست, پاکستان کی سماجت اور پاکستان کی عدالت پہ بہت گہرے پڑیں گے. اگر ہماری یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ فیصلہ دیتی ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر یہ کیسز چلیں گے تو آپ سمجھے کہ ایک ایسا تاریخی فیصلہ ہو جائے گا جس میں آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے فوجی عدالتوں کی گنجائش پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ضرور میرے اندر سوال ہے کہ ہم جس حالت جنگ میں ہیں ہم فوجی کورٹس بنائیں گے اور ان کورٹس کے اندر کریں گے تو ہمارے بہت سارے لوگ اس میں انگیج ہو جائیں گے اور پھر ایک ہمارے لیے آلریڈی پریشر ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن 9 مئی اب چونکہ پیچھے 2-3 دن رہ گئے, 36,000 کے ملزمان ہیں اس کے, جو پاسبل نہیں ہے. چاہے اگر ہم ذوالفقار صاحب ایک دن میں 1200 لوگ 1300 لوگ کا بھی کریں تب بھی ممکن نہیں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں, ذاتی رائے ہے میری, دس از مائی اون پرسنل اوپینین, کہ ریاست کو ساری رائے آپ کی اپنی پرسنل اوپینین ہے یا آپ بھی کسی کی نہیں, یہ مجھے نا کچھ چیزیں لکھ کے بھیج دیتا ہے. اچھا, میں کہ شاید آپ بھی کسی کی باتیں کرتے ہیں. کچھ مجھے میں اچھا راحت صاحب کی 2 بندے لڑ رہے تھے نا, تو ایک نے کہا کہ مجھے پتا تو جس کی انگلیوں پہ ناچتا, تو اس نے کہا میں تیری بیوی تک نہیں پہنچا ہوں. ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں 9 مئی پہ جو لوگ انوالو تھے انہیں بڑا رگڑا لگ گیا. ریاست ذرا کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو وارننگ دے کے معاف کر دے تاکہ ان کے بچوں کے فیوچر جو ہیں وہ وابستہ. انہوں نے جذباتی ہو کے کیا, کسی کے بہلاوے میں آ کے کیا, کسی کے ان کے وہ کسی نے ان کو پش کر دیا. آسان نیازی کو تو نہیں چھوڑیں گے, وہ تو انہیں سزا بھی ہو گئی نا. ہاں, ان کو بھی آج 20 لوگوں کو 20 ہو گئی. اچھا, جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کا کیا, ان کو بھی معافی وہ تو کر ہی دی ہے. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے ان کا کیا کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی نا ان کو ہم اس لیے معاف کر دیتے ہیں ذوالفقار راحت صاحب کہ یار دیکھیں جو گناہ مان نہیں رہا نا اس کو سزا ملنی چاہیے. تو جے کاپی مان لین کہہ دیں کہ انسان معاف کر دیو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن پھر میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ ٹھیک ہے, جنہوں نے اکسایا آپ انہیں سزا دیں, ٹھیک ہے, اور جن کی غفلت نااہلی تھی انہیں بھی سزا دیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے اداروں اپنے ہیروز کے ساتھ کھڑے ہوئے, 100 بار لعنت ان لوگوں پر جو ہمارے اداروں اور ہیروز کو ڈس ریسپیکٹ دے. لیکن جو لوگ بچے جوان اس میں آگے ان کا کیریئر خراب ہونے سے بہتر ہے کہ انہیں معافی دے دی جائے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں جو ہے نا اسے معافی کے ساتھ آگے کچھ بھی وہ گورنمنٹ جاب ہو, باہر جانا ہو, کچھ بھی ایسی چیز زندگی ان کی ختم ہو گئی ہے. کیوں راحت صاحب ان کو بھی ایک موقع نہ دیں, سارے پریس کانفرنس اکٹھا ایک ویڈیو بیان جاری کر دیں. اور دیکھیں فضا, میں بھی ظاہر ہے اس ملک کا شہری ہوں, مجھے بھی کوئی ان سے دشمنی تو نہیں ہے, لیکن میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کیا کہ رانا صاحب جہاں عام معافی کی بات کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے, مل جانی چاہیے. لیکن یہ جتنا کچھ بھی ہوا, جتنے بلوے ہوئے, جتنے مظاہرے ہوئے, 26 نومبر ہوا, اس پہ فائرنگ ہوئی, سب کچھ ہوا, کسی ایم این اے کا کوئی بیٹا,
کسی وزیر کا کوئی بیٹا، کوئی وزیر خود، کوئی MNA خود، کسی کو کوئی گولی لگی، فرنٹ کسی کو کچھ ہوا، ٹھیک ہے، مرے کون؟ بچے، ورکر، زخمی کون؟ ورکر، ہمیشہ ورکر ہوتے ہیں، کس کون رہا ہے؟ ورکر۔ نہیں، سوال یہ نہیں ہے، ہر پارٹی ایسی ہے تو پھر ہم بھی ایسے ہی ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ پھر آپ پوتر کیوں بنتے ہیں؟ پھر سمجھیں کہ آپ بھی اسی طرح کے ہی ہیں۔ تو اگر آپ صادق اور امین ہیں اور آپ دنیا کے نیک ترین ہیں تو پھر بھائی آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھیں نا، اس قوم کے بچوں کا بیڑا کیوں غرق کر رہے ہیں؟ اچھا، معافی مانگنی اچھی بات ہے، میں بھی مانگتا ہوں کہ معاف کر دینا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان بچوں کو جن لوگوں نے برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے، ان کا کیریئر تباہ کیا ہے، پڑھے لکھے بچے اس میں تباہ و برباد ہو گئے، کوئی بیچارہ اس پہ مر گیا ہے، کوئی بیچارہ زخمی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، گاڑیاں ان کی تباہ و برباد ہو گئی۔ جس کے کہنے پہ سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والے جو لوگ ہیں، رسپانسیبل تو وہ ہیں، جیل میں ہیں وہ بھی، ان کو کون پوچھے گا کہ آپ نے اتنے لوگوں کی نسلیں تباہ کر دی؟ اور اگر یہ سارا کچھ کرنے کے نتیجے میں کوئی ملک کی 5% بھی کوئی بیٹرمنٹ ہوئی ہے، 1%، -1% بھی ہوئی ہے، تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ اچھا، اگر ملک کا نقصان ہی ہوا ہے اور آگے بھی نقصان ہی ہونا ہے اس طرح ان حرکتوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ راستہ کل بھی غلط تھا، یہ راستہ آج بھی غلط ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ غلط راستہ دکھانے والا، اس پہ لے جانے والا، ان کو مروانے والا، اس سے بھی تو پوچھے نا۔ جیل میں آلریڈی کتنے پوچھے، نہیں، اس کو نہیں، اور بھی بہت سارے۔ اب سوال بحث پتہ کیا ہو رہی ہے؟ جنہوں نے پریس کانفرنس آج جسٹس عائشہ ملک نے یہ کہا ہے، جناح ہاؤس کا اندر سے انہوں نے بولا کہا جی کور کمانڈر ہاؤس کو آرمی تنصیبات تو نہیں ہے نا، تو یہ کیوں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آرمی ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، سوال یہ ہے یہاں تو کسی رکشا ڈرائیور کو بیچارہ غریب ترین آدمی کے گھر پہ آپ گھس جائے نا ڈنڈے لے کے، وہ آپ کو معاف نہیں کرتا، تو وہ پاک فوج ہے، وہ ایک ادارہ ہے طاقتور، اس کے کور کمانڈر کے گھر میں آپ گھسے ہوئے ہیں تو بحث کر رہے ہیں کہ یہ آرمی تنصیبات نہیں ہے، یہ فلانا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس گھر کے اندر گھس کے آپ نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، چھوڑی کوئی شے نہیں۔ آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، وہاں پہ تو فلسطین سے برا حال ہے، تو وہ سارا کر دیا آپ نے۔ تو آپ بحث یہ کر رہے ہیں کہ آرمی تنصیبات ہے یا نہیں ہے فلانا۔ یہ ہمارے ہاں بحث کیوں ہوتی ہے کہ اچھا جنرل کون ہے، برا جنرل کون ہے، اچھا جج کون ہے، برا جج کون ہے؟ 26 نومبر کو جب کچھ ہوا تھا سب کچھ، تب بھی موب تھا، تب بھی تو ڈی چو خالی کرا لیا تھا نا۔ جب خالی کرانا ہوتا ہے تو خالی ہو جاتا ہے، کیوں رانا صاحب؟ پھر بھی آپ کہتے ہیں ریاست بڑی جابر ہے، بڑی ظالم ہے۔ وہ تو رانا صاحب نے کہا تھا، میں نے تھوڑی کہا۔ بہت لوگ کہتے ہیں۔ اب میں عرض کروں، یہ جو ذوالفقار بھائی میرے پیارے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان کے بچے، تو لیکن اس بار 9 میں معاملہ تھوڑا الٹ ہوا ہے۔ کیا جی؟ اس میں ایک پارٹی کے چیئرمین کے بھانجے کو بھی سزا ہوئی ہے اور وہ بھی گرفتار ہوا، اور ختیجہ شاہ جیسی بھی گرفتار ہوئی۔ یعنی اس بار ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے بچے گھر میں بیٹھ گئے تھے، وہ چلیں وہ تو علیحدہ چیز ہے، لیکن جو سامنے چیزیں آئی تھی اس میں بڑے لوگ، اور ہم بہت سارے نام نہیں میں لے رہا، لیکن بڑے طاقتور لوگ جو تھے وہ ان کو اس میں وہ ہوا۔ سو یہ والی فارمولہ اس والے معاملے پہ تو نہیں لگ رہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو اداروں کی طرف، ہمارے شہداء کی طرف، ان کی یادگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے، ان ہاتھوں کو کاٹ دینا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے جن کی ذمہ داری تھی حفاظت کرنا۔ پنجاب پولیس کہاں تھی اس دن؟ کیوں بالکل کلین چٹ مل گئی ان دہشت گردوں کو، اور یہ جا کے وہاں انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ تو یہ تو کل کو کوئی اور اٹھ کے ایسے کر دے گا، اپنی عوام پہ گولیاں تھوڑی چلا سکتے ہیں، تو روک تو سکتے ہیں۔ 26 ابھی آپ نے خود ہی کہا نا، میری بات کیسے پکڑ لیا؟ ابھی ڈی چوک آپ نے کہا نا خالی ہوا، ٹھیک ہے، آپ کا ایک وزیر آ کے کہتا ہے چھٹا ایک ماریں گے تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا، تو کیا چھٹا وہاں نہیں مارا جا سکتا تھا جہاں پہ ہمارے شہداء کے ساتھ یہ ہوا؟ تو غلط بات، دیکھیں ہمارے جن کو نشان حیدر ملے، وہ تو میں 2 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں ان لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہوں جو ہمارے شہداء کی طرف وہ کرے، لیکن اس کا جواب انتظامیہ سے بھی ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کہاں تھے، آپ کی ذمہ داری تھی۔ ویسے تو اگر کوئی یہ کہہ دے ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ کنٹینر سے پورا شہر بلاک کر دیتے، ویسے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کل سے 24 گھنٹوں سے کھچڑی پک رہی تھی، تو کیوں نہیں آپ لوگوں نے وہ میزمنٹ کیے کہ جس کی ضرورت تھی؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ بات کرنے سے مطلب پیکا بھی لگ سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ گئے ہم آپ کی بات، لیکن یہ ٹیکا بھی لگ سکتا ہے، پیکا کو ٹیکا بھی لگ سکتا ہے۔ یہی بات جو اس نے ذوالفقار نے مسکراتے ہوئے کہی ہے، میرا سوال ہے جو میں بار بار کرتا ہوں کہ آخر ایسا خوف ہمیں کیوں دلایا گیا ہے؟
یہ دلایا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی بات کریں گے جو آپ کی مرضی کی آپ کی خواہش کی نہیں ہوگی تو ہمیں ٹیکا لگ جائے گا. کیا ہم پاکستانی نہیں؟ کیا ہم اس ریاست سے محبت نہیں کرتے؟ کیا میرا باپ اس مٹی میں دفن نہیں ہے؟ کیا میں نے اس مٹی میں دفن نہیں ہونا؟ کیا میرے بچوں کا فیوچر اس مٹی سے نہیں ہے؟ تو میں اس مٹی کے خلاف کیوں بولوں گا؟ لیکن اگر میں کچھ بولوں گا تو مجھے کیوں ڈراتے ہیں آپ کے ٹیکا لگ جائے گا یا پیکا لگ جائے گا؟ کیا میں بھارت کے ساتھ کھڑا ہوں؟ کیا میں مودی کی زبان بول رہا ہوں؟ میں اپنے پاکستان میں رہ کے میرا اختلاف آ کے میں گھر میں اپنے بڑے بھائی سے اختلاف کر سکتا ہوں, میرا بیٹا مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے, تو میں اس کی نیت پہ تو نہیں شک کروں گا, میں اس کو یہ تو نہیں سمجھوں گا کہ یہ کوئی غدار ہے. دینا پاکستان میں الحمدللہ اتنی روشن جمہوریت ہے, مجھے فخر ہے اس جمہوریت پہ. شہباز شریف صاحب کی شکل میں ہمارے پاس ایک مکمل جمہوری وزیر اعظم ہے جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ کھڑا ہے, بھرپور عوامی مینڈیٹ اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو ہمیں یہ جمہوری والے اس بات پہ پیکا لگا ٹھیک ہے نا, ہمیں اس جمہوری لیکن لیکن نہیں مگر وہ آپ نے بیچ میں کر دیتی ہے نا, میں وہ ٹیکے سے بچنے کے لیے تو یہ سارا کچھ کہہ رہا تھا, آپ نے بیچ میں کہہ دیا. دیکھیں آپ پھر کہتے ہیں کہ تم جان کے میری بات کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. کہتا کوئی بھی نہیں, خود ہی ٹیکا, خود ہی پیکا, خود ہی ڈرتے, خود ہی جواب دیتے اور باتیں بھی ساری کر جاتے ہیں. نہیں میں ہم کون ڈرانے والے, آپ نے ٹیکا بھی لگ جائے گا, آپ نے پیکا کا, میں نے ذرا ٹیکا کا شیر کو مکمل کیا. نہیں ویسے رانا صاحب اتنا تو دیکھیں آپ بول رہے ہیں اتنے ٹائم سے, کھل کے بول رہے ہیں, کھل کے بول رہے ہیں, آپ کو پورا میدان دیا ہوا ہے, ڈفرنس آف اوپینین آپ بول رہے ہیں. ایک جملہ سن لیں, بتائیں جی. میں الحمدللہ 35-36 سال سے صحافت کر رہا ہوں. صحافی اور ایڈیٹر وہ نہیں ہوتا جسے یہ پتا ہو کہ کیا کہنا ہے, وہ ہوتا ہے جسے یہ پتا ہو کہ کیا نہیں کہنا. الحمدللہ میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ اینڈ آئی نو کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا اور کیا کہنا ہے کس انداز میں کہنا ہے, اور میں اس پاکستان میں رہ کے اپنی باؤنڈریز میں کھیل رہا ہوں, میں کھیلوں گا. ایگزیکٹلی دیٹس این ایکسلنٹ جاب. کہ آپ پھر اگر بات کر رہے ہیں تو یہیں پر رہ کر بات کر رہے ہیں, اور یہیں پر سسٹم کے اگینسٹ اگر آپ اپنی کوئی اوپینین بھی دے رہے ہیں تو اس کو ویلیو بھی کیا جاتا ہے. اینی ویز دیٹس اندر ڈیبیٹ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.